साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे बुलडोज़र जस्टिस, बुलडोज़र कल्चर और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेज तो पीटी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बहुत बार यूपीएससी 2-3 बार लगभग पूछा जा चुका है। तो बुलडोज़र जस्टिस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के पीठ ने दो जस्टिस के पीठ ने आर्टिकल 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है न्याय जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए, अपने आप ये न्याय भी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है, बिना अपील के, बिना ये पिटीशन का। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत ये निर्णय दिया दो जजों की पीठ ने कि जो बुलडोज़र जस्टिस है, बुलडोज़र न्याय, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस का हनन करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब वैसा जस्टिस दिया जाए जब सभी पक्षों को सुन लिया जाए, जो अपराधी उसके पक्ष को भी, तब जाकर निर्णय पर पहुंचा जाता है, तो उसे नेचुरल जस्टिस कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बिना नोटिस का किसी का घर गिरा दिया जाता है, तो ये बिना गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो ये एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसमें क्या क्या हनन होता है बुलडोज़र जस्टिस या बुलडोज़र कल्चर से, कि आर्टिकल 21 जो आश्रय का अधिकार है, राइट टू शेल्टर, ये पूछा जा सकता है पीटी में कि राइट टू शेल्टर यानी कि आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के तहत। जितने भी जो एक्स्ट्रा मूल अधिकार हैं वो जनरली आर्टिकल 21 में ही लाई करते हैं, जैसे कि राइट टू स्लीप हो गया, और बहुत सारे राइट्स हैं इसमें आश्रय के अधिकार में। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, तो ये आश्रय का अधिकार का हनन होता है। किसी का घर गिरा दिया जाता है तो वो रहेगा कहाँ, उसका आश्रय शेल्टर खत्म हो जाता है, तो इसका हनन हो गया। दूसरी बात है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण का हनन होता है, क्योंकि जो जस्टिस इंश्योर करना है, न्याय देने का काम न्यायपालिका का है, ना कि प्रशासन यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का नहीं है। तो ये संविधान के एक जो बेसिक है, स्ट्रक्चर, मूल भावना है, उसका हनन करता है। दूसरा है कानून का शासन फॉलो नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए कि कैसे किसी का घर गिराया जाता है। इंक्रोचमेंट यदि इलीगल है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, कैसे इलीगल है। तो इसमें बुलडोज़र जस्टिस में क्या होता है, जनरली जो दंगे वगैरह करते हैं लोग, उनका घर गिरा दिया जाता है बिना कोई नोटिस वगैरह का, और जनरली वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं। तो कानून का शासन का हनन हो रहा है। मनमानीपन रवैये का ये एक उदाहरण पेश करता है कि जो मन हुआ पुलिस को वो कर दिया। तो अपराध यहाँ पर क्या होता है, सेलेक्टिव पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 5 लोगों का परिवार, ठीक है, उसमें एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, बाकी तो क्रिमिनल नहीं है। घर उजाड़ देने से, घर गिरा देने से तो सभी को ये सज़ा कहीं ना कहीं मिल रहा है अप्रत्यक्ष ढंग से। तो अपराधी एक है, सज़ा सभी को मिल रहा है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया है इसको लेकर, जैसे 15 दिन का नोटिस, और जो अपराधी उसका पक्ष भी सुनना, क्यों घर गिराया जाता, क्या घर गिराना ही क्या इलीगल इंक्रोचमेंट है नहीं, इसका इंस्पेक्शन करना, और बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अब जानते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि अवश्य पीटी में इस साल रहेगा 2025 में, या तो 24 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें होगा, रहना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है जनरली ये यूपीएससी में। तो टोटल पूछा जा सकता है अभी भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। तो पहले था 6, 2024 में 5 ऐड किया गया है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है अभी एट प्रेजेंट। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन था जिसे दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा, स्टेटस, तो वो तमिल था। ये भी पूछा जा सकता है, पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय भाषा की संख्या 11। शास्त्रीय भाषा कौन जारी करता है, तो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भी ध्यान में रखनी है। प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल थी, 2004 में इसे स्टेटस मिला था। फिर सेकेंड है क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत, और इस टाइप के 11 भाषा हैं टोटल। पात्रता क्या है, क्या सभी भाषा को दिया जा सकता है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा? नहीं। इसके लिए 3-4 क्राइटेरिया हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि जो जिस भाषा को दिया जा रहा है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, उसके ग्रंथ या उसके इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, मतलब बहुत प्राचीन होना चाहिए, लगभग कम से कम इतना। उसके जो प्राचीन ग्रंथ हैं, एंशियंट टेक्स्ट, लिटरेचर वगैरह, उस भाषा के लोग उसको अपना धरोहर मानते हैं। उस भाषा के लोग, जैसे रामायण लिखा गया संस्कृत में, तो रामायण संस्कृत बोलने वाले लोग उसको मानते हैं हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में, इसलिए इसको दिया गया। तो एक क्राइटेरिया हो गया, और इसका टेक्स्ट भी पुराना है। मूल ओरिजिनल होना चाहिए, संस्कृत किसी से उधार नहीं लिया गया किसी दूसरे भाषा से, वो अपने आप में एक अलग भाषा ही है संस्कृत।
तो ये होना चाहिए, मूल ओरिजिनल भाषा होना चाहिए, किसी दूसरे भाषा से संबंधित या उधार, मतलब उसे कोई शब्द जैसे लिया जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज किसी भाषा को दिया जाता है तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ काम करती है, R&D उस पर खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, स्कॉलर्स को अवार्ड वगैरह दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं उस भाषा को एज ए कल्चरल सिग्निफिकेंट मिलता है। तो ये सब क्राइटेरिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको स्टेटस देती है किसी भी भाषा को शास्त्रीय में। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, ध्यान में रखना 3 तो ही क्राइटेरिया ध्यान में रखा जा सकता है। मंत्रालय कौन देता है और अभी कितने हैं प्रेजेंट में, और सबसे पहला कौन था और सेकंड कौन था, बस इतना ही है। अभी पूछा जा सकता है कितने भाषा को 2024 में दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो तमिल को पहला है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, तो ये 6 जो हैं। ओडिया को 2014 में दिया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो ये 6 है पुराना, और 2024 में ये पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन देखिएगा आप, उसमें पूछा था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 4-5 ऑप्शन था उसमें, जैसे होशला टेम्पल था, शांति निकेतन, रानी की वाव और ये नालंदा महाबोधि परिसर। तो उसमें पूछा था 2023 में किसको मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सब तो शास्त्रीय भाषा है, 2024 में किसको दर्जा मिला, तो ये याद रखने की आवश्यकता में, बाकी याद रहे या नहीं रहे उतना मायने नहीं रखता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 2024 में 5 जो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुआ है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ एक चैनल है, एबीपी एमपी, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल होता है तो उसका स्टेट में भी होता है, जैसे न्यूज़ 18 का न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, न्यूज़ 18 बंगाल वगैरह इस टाइप का। तो एबीपी एमपी, एबीपी न्यूज़ चैनल है, एमपी मध्य प्रदेश है। ए से असमीज, बी से बंगाली, पी से पाली, एम से मराठी, पी से प्राकृत। एक और तरीका याद रखने का है कि पाली और प्राकृत, जो जैन, पाली कौन सा भाषा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्राकृत जैन धर्म से, तो इसको याद रखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा को मिला है क्लासिकल लैंग्वेज, और इसको याद रखना है मराठी और असमिया और बंगाली। ये न्यूमरिक्स ठीक है, एबीपी एमपी, असमीज, बंगाली, पाली, मराठी या प्राकृत। क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा है 2024 के, मतलब अभी की तुलना में एट प्रेजेंट। तो पहला ऑप्शन है विकल्प भोजपुरी, असमिया, हिंदी, दूसरा है संस्कृत, पाली, अवधी, तीसरा है पाली, प्राकृत, बंगाली। भाषा है पूछा गया, ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2 दोनों, 1 एंड 3 बोथ, ओनली 3।